नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे व्याकरण का खंड चल रहा है, व्याकरण का भाग चल रहा है। तो इसमें हम जो पिछला हमारा सेशन था उसमें हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा था, भाषा के बारे में पढ़ा था, वर्णों के बारे में पढ़ा था, स्वर के बारे में पढ़ा था, व्यंजन के बारे में पढ़ा था, शब्दों के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने जो आपकी व्याकरण का मेन एक टॉपिक होता है संज्ञा, उसको पढ़ना हमने पिछले सेशन में शुरू किया था, क्योंकि संज्ञा आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ रहे थे, संज्ञा के भेदों के बारे में जान रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा। तो ये मुख्य रूप से 3 भेद। उसके बाद हमने 2 भेद संज्ञा के मैंने बताया था कि इंग्लिश ग्रामर से प्रेरित होकर कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और बताए हैं, जिनको मिलाकर संज्ञा के टोटल 5 भेद बनते हैं। तो आज हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अपने साथ में कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे। और साथ साथ जब मैं आपको परिभाषा लिखाऊंगी और एग्जाम्पल लिखाऊंगी तो आप साथ साथ उनको लिखते भी रहिए, तब ज्यादा चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्राणियों के नाम नेहा, आयुष, ओजस्व, अंशु, गाय, भैंस आदि, स्थानों के नाम दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, पटना, जापान, वस्तुओं के नाम टीवी, कुर्सी, पुस्तक, मोबाइल, फ्रिज आदि, भावों के नाम, भाव जो भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं तो वो भावों के नाम के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें संज्ञा होती है। ये हम अपने पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। और फिर हमने शुरू किया था कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद हमने पढ़े थे। मैंने कहा था कि मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और बताए हैं, जो है आपकी समूहवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और कुछ विद्वान इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं। इन दोनों ही भागों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं। अगर हम अकेले में पढ़े, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो नंबर 4 हमारा होता है समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 हमारा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह अब हम संज्ञा के जो ये निम्नलिखित 5 भेद हैं, इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात जब हम किसी संज्ञा में, जब कोई संज्ञा शब्द, कोई ऐसा संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हमें बताता है। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो वो संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराता है। ठीक है, वो संज्ञा शब्द आप लिखेंगे, वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु स्थान अथवा प्राणी का बोध कराता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी का बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, उदाहरण के लिए अगर हम देखें, गंगा। गंगा क्या है? नदी है, लेकिन किस तरह की नदी है? विशेष नदी है। हिमालय, हिमालय पर्वतराज है, अर्थात पर्वतों के राजा है हिमालय। दीपावली, दीपावली हमारे भारत देश का एक प्रमुख त्योहार है। कामायनी, या रामायण लिख सकते हैं। तो ये क्या है? कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। इस तरह, या यहाँ पर महात्मा गांधी भी हम लिख सकते हैं, या कोई भी विशेष व्यक्ति, या फिर हम अब्दुल कलाम जी का नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति जो कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, यानी कि किसी बिल्कुल, अगर हम बहुत सारे व्यक्तियों की बात करें तो वहां पर एक जाति से या एक समूह की बात हो जाती है, लेकिन अगर हम किसी एक व्यक्ति, किसी ऐसे विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको हम कहेंगे। ठीक है, तो उदाहरण भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के। इसके और भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो अपनी कॉपी में आप बाकी के और भी उदाहरण, जो भी आपको जिस तरह से आपको समझ में आ रहे हैं, आप लिखने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 में हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि संज्ञा के पहले तो मुख्य रूप से 3 ही भेद बताए जाते थे, लेकिन उसके बाद चूंकि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा भी बताए गए, इस तरह समूह, इन दोनों को भी जातिवाचक संज्ञा का ही एक भाग माना जाता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो संज्ञा शब्द
अपनी, अर्थात किसी एक व्यक्ति के बारे में बात ना करते हुए, किसी एक व्यक्ति के बारे में ना बताते हुए अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक अर्थात इससे पहले हमने व्यक्तिवाचक पढ़ा था, जिसमें हम व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक विशेष व्यक्ति, किसी एक विशेष व्यक्ति की बात जहां पर की जा रही है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की बात हम कर रहे हैं, तो किसी विशेष जाति के बारे, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ना होकर वो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में हम लिखेंगे, सबसे बढ़िया उदाहरण इसका हो सकता है सैनिक। तो किसी भी एक सैनिक के बारे में बात नहीं की जा रही है, सैनिकों का पूरा समूह है, पूरा एक झुंड उनका होता है। पुस्तक, किसी एक पुस्तक के बारे में बात नहीं की जा रही है, केवल पुस्तक लिखा गया है, अर्थात ये संपूर्ण पुस्तक जाति का बोध कराती है, संपूर्ण पुस्तक जाति के बारे में बताती है। किसान, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहा गया है, संपूर्ण जाति को प्रदर्शित करता है, अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराता है। शहर, किसी विशेष शहर का नाम नहीं लिया है, किसी विशेष शहर का किसी विशेष स्थान का नाम नहीं लिया है। तो अगर हम शहर की बात करते हैं तो संपूर्ण शहरों के बारे में हमें पता चल जाता है, संपूर्ण शहरों का बोध होता है। देश, किसी एक विशेष देश के बारे में, किसी एक विशेष नाम को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर संपूर्ण जो देश है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सड़क, किसी विशेष सड़क का नाम नहीं लिया है, किसी विशेष बगीचे का नाम नहीं लिया है, किसी विशेष बगीचे का नाम नहीं लिया है। तो इस तरह ये जो शब्द है, यानी कि सभी शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान की ओर संकेत नहीं करते, ऐसे शब्द, सभी शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए के नाम नहीं लेते, जबकि अपनी संपूर्ण जाति का, देखिए छात्र, मैंने आप में से किसी का नाम नहीं लिया, मैंने केवल लिखा छात्र। बालक, तो किसी एक बालक का नाम नहीं लिया, किसी एक छात्र का नाम नहीं लिया। अध्यापक, किसी एक अध्यापक का नाम नहीं लिया। तो ये संपूर्ण जाति का, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ना बताकर अपनी संपूर्ण जाति के बारे में बताते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोगों को शब्द समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भावों के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाव क्या होते हैं। कोई भी दुख, कोई भी खुशी, कोई भी जो हमारी
फीलिंग्स है, अर्थात जो भी हमारे मन के भाव है, चाहे वो घृणा हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो मिठास हो, चाहे वो नमकीन हो। तो इस तरह से कोई भी जो शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कैसे? जो शब्द, जो संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, ध्यान पूर्वक सुनिए बिल्कुल, गुण, दोष, भाव, दशा अर्थात परिस्थिति, दशा या मन के भावों को, मन के भावों को मन के भावों का बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा या मन के भावों का बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो किस किस तरह के हो सकते हैं भाववाचक संज्ञा? जैसे मानवता, जैसे मानवता एक भाव है। प्यास एक भाव है। गर्मी एक भाव है। मिठास एक भाव है। सुख दुख दुख या बुढ़ापा, ये क्या है? अवस्था है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा अर्थात अवस्था, बचपन क्या है? अवस्था है अर्थात दशा है। आदि मानवता, प्यास, गर्मी, मिठास, सुख दुख, बुढ़ापा, बचपन आदि, ये सारे क्या है? भाव है। और ये क्या होते हैं कि इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। इनका कोई भी, देखिए, इनका कोई भी इस चीज को, इस बात को आप लिख भी सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनका कोई मूर्ताकार नहीं होता है, अर्थात ये मूर्त रूप या आकार नहीं होता है। इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। भव
किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द व्यक्ति वस्तु के गुणों को, दोषों को, भावों को, दशा को अर्थात या मन के भावों को, मन के भावों का बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, प्यास, गर्मी, मिठास, सुख दुख, बुढ़ापा, बचपन आदि। तो ये जो सारे शब्द हैं, ये हमें गुणों के बारे में बता रहे हैं, दोषों के बारे में बता रहे हैं, किसी के भाव बता रहे हैं, एक दशा के बारे में बता रहे हैं और मन के भाव बता रहे हैं। तो इन सभी का कोई भी मूर्त रूप नहीं होता है, अर्थात इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम आंखों से देख नहीं सकते, इनको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, अर्थात इनको हम केवल फील कर सकते हैं। अपने अनुभवों से इनको केवल हम समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति के अंदर मानवता है। किसी के फेस को देखकर हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो तब हमें पता चलता है कि वो अच्छा व्यक्ति है। प्यास हमें कभी भी दिखाई नहीं देती, हमें केवल अनुभव होती है। गर्मी हमें कभी भी दिखाई नहीं देती, केवल और केवल अनुभव होती है। मिठास हमें खाने वाली चीज जरूर दिखाई देती है कि हम इस चीज को खा रहे हैं, क्योंकि जो स्वाद है वो हमें खाने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि अगर रसगुल्ले में नमक डाल दिया गया हो तो आप उसको देखकर नहीं बता सकते, उसको जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, जब तक आप उसको खाएंगे नहीं, तो आपको उसका पता नहीं चलेगा। सुख और दुख, परेशानी आती है, लेकिन कोई मूर्त रूप नहीं है कि कोई इंसान आकर हमें परेशान कर रहा है। कभी दुख और सुख इंसान के जीवन में आते हैं, तो ये सारी चीजें अनुभव की बातें हैं। तो इसीलिए ये मन के भाव हो सकते हैं, कोई दशा हो सकती है, या किसी के अच्छे गुण हो सकते हैं, या कोई दोष हो सकते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि संज्ञा के इन तीनों भेदों को ही मुख्य रूप से माना जाता है, लेकिन आगे मैंने बताया कि कुछ विद्वानों ने अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार संज्ञा के दो और भेद हमें बताए, जो कि थे समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा भी हम इनको कहते हैं। तो समुदायवाचक संज्ञा, फोर्थ, लिखना शुरू करते हैं। समुदाय वाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा भी आप लिख सकते हैं। तो समुदाय वाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द, नाम से ही पता चल रहा है, अगर मैं समूह भी यहाँ पर लिखूं, समूहवाचक भी लिखूं, तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऐसा संज्ञा शब्द जो किसी समूह या झुंड के होने का, समुदाय के होने का बोध कराता है, किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं। तो फटाफट से लिख लेते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या फिर झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं, अर्थात के बारे में बोध कराते हैं, अर्थात बताते हैं, उसे समुदायवाचक
संज्ञा कहते हैं। अगर आपको समुदाय वाचक से क्या समझ में आ रहा है, आप फटाफट मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। तो क्या उदाहरण हो सकते हैं समुदाय वाचक संज्ञा के? समुदाय और झुंड का जब बोध कर, समुदाय, झुंड या फिर किसी समूह के बारे में जो बता रहा हो, तो कैसे इसको हम लिखेंगे? उदाहरण के लिए कक्षा, आपकी जो क्लास है इसको हम लिख सकते हैं कक्षा। यहाँ पर बच्चों का समूह है, बच्चों का एक झुंड है, ठीक है। सेना, सैनिकों का समूह, सेना अर्थात सैनिकों का समूह। सभा, जहां पर बहुत सारे लोग बैठकर बात करते हैं, किसी चीज पर डिस्कशन करते हैं, कोई निर्णय करते हैं। गुलदस्ता, गुलदस्ते से क्या समझ में आ रहा है? अर्थात पुष्पों का झुंड या फूलों का समूह। मंडल, अर्थात कुछ व्यक्तियों का समूह। जत्था भी कह सकते हैं, संघ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जहां पर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो भी चीज, जो भी बात हो रही है वो केवल किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं हो रही, या किसी स्पेसिफिक समुदाय के बारे में नहीं हो रही, किसी स्पेसिफिक जाति के बारे में नहीं हो रही है, वो केवल एक समूह या एक झुंड के बारे में बात हो रही है। तो जैसे कि इसको कुछ लोग जातिवाचक संज्ञा का ही हिस्सा मानते हैं, क्योंकि उसमें भी हमने कहा कि एक जाति के बारे में बोध कराता है, लेकिन थोड़ा सा हटके इसीलिए है, इसमें किसी जाति का बोध नहीं है, इसमें केवल समूह के बारे में बात की जा रही है कि कक्षा, बच्चों का समूह, सेना, सैनिकों का समूह, सभा, कुछ ऐसे विशेषज्ञों का समूह, गुलदस्ता अर्थात पुष्पों का समूह। तो इस तरह से जहां पर जो शब्द हमें किसी समूह के होने का या किसी झुंड के होने का बोध कराते हैं, उनको हम समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो क्या होती है द्रव्यवाचक संज्ञा? नंबर 5, द्रव्य वाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्य का अर्थ होता है, द्रव्य, दो अर्थ निकलते हैं। एक द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो होता है उसको हम द्रव्य कहते हैं, और एक द्रव्य से ही द्रव शब्द बनता है, अर्थात लिक्विड जो चीजें होती है, जो पानी वाली जो चीजें होती है वो। तो द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ, अर्थात किसी द्रव्य पदार्थ या किसी धातु के बारे में बोध कराते हैं, धातु के विषय में बताते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो फटाफट से पहले लिख लेते हैं, फिर समझेंगे। जिन संज्ञा शब्दों द्वारा, जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप भी उदाहरण दे सकते हैं। आपको अगर पता हो तो आप भी फटाफट से उदाहरण दे सकते हैं कि क्या हो सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण।
तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी द्रव्य और पदार्थ अथवा धातु का बोध होता हो, किसी पदार्थ, द्रव्य, पदार्थ और धातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे धातुओं के बारे में सबसे पहले हम उदाहरण लिखेंगे, जैसे पीतल, तांबा, कोयला, सोना, चांदी, सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और घी, तेल, दूध, चावल, दाल, आटा आदि। द्रव्य पीतल, तांबा, कोयला, सोना, ये क्या हुए? धातु हो गए। पदार्थ, द्रव्य पदार्थ यानी कि कोई भी जो हम यूज करते हैं पदार्थ, जैसे कि तेल, घी, दूध आदि। और चावल, दाल, आटा, ये सारी चीजें भी हमारे पदार्थों के अंतर्गत आती है। और देखिए इनसे क्या होता है कि इनको हम लिक्विड अवस्था में, ये सारी चीजें, इनको हम लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पीतल को भी हम पिघलाकर बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे चीजें बना सकते हैं। तांबे को भी लिक्विड फॉर्म में ले जाकर बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। कोयले से भी, कोयला भी एक पदार्थ के रूप में, एक द्रव्य के रूप में काम आता है। सोने से भी बहुत सारे आभूषण बनाए जा सकते हैं। तेल, घी, दूध, ये सारी चीजें भी द्रव्य के अंतर्गत आती है। और चावल से भी हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, दाल से भी, आटे से भी। तो इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो आती है, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इन्हें रखा गया है, क्योंकि इनके अंदर पूरा एक अगर एक चीजों का समूह, अगर हम चीजों के झुंड की बात करें तो ये सारी चीजें इनके अंदर आ जाती है। अब आशा करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आज के ही इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हम आज शुरू करेंगे, ये है भाववाचक संज्ञा की रचना करना। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि भाववाचक संज्ञा की रचना, किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो बच्चों, आज जो हमने ये संज्ञा के भेद पढ़े, आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मैंने बहुत सारे उदाहरणों से भी आपको ये समझाने की कोशिश की है। और आज एक और महत्वपूर्ण जो पाठ है वो हमने पढ़ना शुरू किया है, भाववाचक संज्ञाओं की रचना करना या भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करना। तो किन किन प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कर सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे हमारे अगले सेशन में। तो तब तक आप इसको याद कीजिए जो आज हमने पढ़ा है, और अपनी कॉपी में इसको अपनी कॉपी में भी इसको लिखिए। तो मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।